नमस्कार। विलियम ब्लेक की कविता द टाइगर पर दो वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और आज विलियम ब्लेक की एक और कविता लंदन की हम बात करते हैं। छोटी सी कविता है, लेकिन इसका जो भाव है, इसके पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है, वो बहुत वाइड है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस समय लंदन, मतलब कि ये जो कविता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और जिस वक्त की ये कविता है उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूटने में लगी हुई थी और सारी दुनिया पर इनका राज था। लगभग सारी दुनिया को ही ये लूट रहे थे। और इसके बावजूद आप देखिए कि लंदन का क्या हाल था, जो इनकी कैपिटल सिटी है इंग्लैंड की, उसका क्या हाल था, क्या दुर्दशा थी, वो आप इस कविता में देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिन्होंने उस वक्त हमको इतना लूटा हुआ था, पूरी दुनिया को ही लूटा हुआ था, वो खुद अपने देश में भी खुश नहीं थे, उनके देश में भी खुशहाली नहीं थी। और ये हाल तो उनकी कैपिटल सिटी का है जो आज आप यहाँ देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने हृदय में, एक होता है ना कि जो दुश्मन होता है या फिर जिसने हमको सताया होता है या जिसने हमको लूटा होता है, उसकी जब हम दुर्दशा देखते हैं तो हमारे मन को कहीं ना कहीं हल्की सी राहत लगती है। तो ऐसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि कहीं भी कोई भी कष्ट पाता है तो हम लोगों के मन में कष्ट होता है कि भाई कोई भी इंसान सफ़र कर रहा है, तो हमारे मन में दया आती है। चलिए, जो भी जिस एटीट्यूड से भी आप इसको पढ़ना चाहें, लेकिन इस कविता में आप लंदन शहर की दुर्दशा देखेंगे। आई वॉन्डर, मैं घूमता हूँ। वॉन्डर का मतलब होता है टू रोम एमलेसली, टू वॉक एमलेसली। तो मैं घूमता हूँ, यूं ही घूमता हूँ। आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। थ्रू मीन्स मैं से होकर गुजरता हूँ। ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, ईच मीन्स प्रत्येक, और चार्टर्ड स्ट्रीट, चार्टर्ड क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी ज़मीन, कोई भी जगह जो एक उसका डॉक्यूमेंट होता है कि भाई ये ज़मीन आपकी हुई। तो चार्टर्ड स्ट्रीट है, मतलब कि अधिकृत है, सरकार के अधिकार में है, किसी के अधिकार में है। चार्टर्ड स्ट्रीट यानी प्रत्येक अधिकृत गली में, यानी आज़ाद नहीं है, वो फ्री नहीं है, आप यूं ही नहीं घूम सकते। तो जो गलियां हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, वो चार्टर्ड हैं, वो अधिकृत हैं, सरकार के अधिकार में हैं। नियर मीन्स करीब, पास में। वेयर, जहाँ। द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो, अधिकृत टेम्स नदी बहती है। अब टेम्स नदी लंदन में बहती है, वो नदी भी चार्टर्ड है, वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी फ्री नहीं है, उस पर भी सरकार का अधिकार है। तो देखिए, एक रिफ्यूजी फिल्म का गाना है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो पंछी आज़ाद हैं, नदी आज़ाद हैं, पवन के झोंके आज़ाद हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इस कविता में कि जो टेम्स नदी है वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी चार्टर्ड कहा गया है उसको, वो भी अधिकृत है, वो भी गवर्नमेंट के अधिकार में है। चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो द एंड मार्क, और मैं देखता हूँ। इन एवरी फेस, हर चेहरे में। आई मीट, जिससे मैं मिलता हूँ, हर उस चेहरे में जिससे कि मैं मिलता हूँ लंदन की गलियों में, मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? मार्क्स मीन्स चिन्ह, ऑफ वीकनेस, कमजोरी के, मार्क्स ऑफ वो, और मार्क्स मीन्स चिन्ह, ऑफ वो, दुख के, कमजोरी के चिन्ह और दुख के चिन्ह। तो देखिए, हम ही दुखी नहीं थे उन शताब्दियों में, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो जबकि है कविता, तब तक यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था। तो उनके राज में हम ही दुखी नहीं थे, हम ही कमज़ोर नहीं थे, वो खुद भी दुखी थे।
तो विलियम ब्लेक कहता है कि उस चेहरे में मैं देखता हूँ, जिस चेहरे से मैं मिलता हूँ, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। तो मैं कमजोरी के चिन्ह देखता हूँ और दुख के चिन्ह देखता हूँ। हर चेहरा कमजोर है, हर चेहरा दुखी है, खुशी नहीं है किसी चेहरे पर। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी क्राई, हर चीख में, ऑफ एवरी मैन, हर इंसान की हर चीख में, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन्फेंट होता है शिशु, हर शिशु की चीख में, ऑफ फियर, भय की, यानी एक भय का वातावरण छाया हुआ है लंदन शहर में। यानी छोटा सा शिशु है वो भी डरा हुआ है। शिशु अपने माँ की गोद में, अपने घर वालों की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यहाँ तो शिशु भी डरे हुए हैं और उनकी जो चीख है, उनकी जो क्राई है, वो फियर की क्राई है, वो डर की क्राई है। एंड इन एवरी वॉइस, इन एवरी बेन, इन एवरी वॉइस, हर आवाज में, जो भी आवाज सुनाई दे रही है विलियम ब्लेक को लंदन में, हर उस आवाज में, इन एवरी बैन, बैन क्या होता है? प्रतिबंध। तो आपको मालूम ही है शहरों में कितने प्रतिबंध होते हैं, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको एक मतलब जैसे कि अपने लेफ्ट में ही चलना है, तो हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया है विलियम ब्लेक ने, वो बैन, प्रतिबंध। तो हर आवाज में और हर प्रतिबंध में, द माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स आई हियर, द माइंड फोर्स, माइंड मस्तिष्क, फोर्स्ड माने बनाए गए, इमेजिन किए गए, तो दिमाग के द्वारा बनाई गई, मैनेकल्स होती हैं बेड़ियां, है ना, जंजीरें, आई हियर, मैं सुनता हूँ। तो जो भी आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ, जितने प्रतिबंध मैं देख रहा हूँ, उसमें मनुष्य की बनाई हुई जंजीरें मुझे सुनाई देती हैं। यानी हर ओर ऐसा लगता है कि मनुष्य जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक रूसो ने कहा भी था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, यानी मनुष्य आज़ाद पैदा होता है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो वही बात यहाँ दिखाई देती है विलियम ब्लेक की इस कविता में कि हर जगह उसको सुनाई दे रही है क्या चीज़ें? मैनेकल्स, यानी जंजीरें। और वो जंजीरें हैं कैसी? माइंड फोर्स्ड, मनुष्य की बनाई हुई, मनुष्य की इमेजिन की हुई, उसके दिमाग की बनाई हुई जंजीरें हैं। पैदा तो मनुष्य आज़ाद होता है लेकिन ये सब उसकी दिमाग की ही तो उपज है। जंजीर जो उसने बनाई है, हो सकता है कि दूसरों को बांधने के लिए बनाई हुई हो, जानवरों को बांधने के लिए बनाई गई जंजीर। आप हमारे गांव में जैसे सांकल में बंधी होती है, भैंस बंधी होती है, गाय बंधी होती है, बैल बंधे होते हैं, तो वो जंजीरों में बंधे होते हैं। तो लेकिन बनाता मनुष्य दूसरों को जकड़ने के लिए, वो खुद जकड़ जाता है उन जंजीरों में। तो मनुष्य के दिमाग की उपज है जो जंजीरें हैं, जो मैनेकल्स हैं, जो शेकल्स हैं, शेकल्स भी बोलते हैं बेड़ियों को। तो वो मनुष्य के दिमाग की उपज है लेकिन उनमें वो खुद जकड़ा हुआ है। तो हर जगह वो जंजीरों की आवाज़, वो बंधनों की आवाज़ ब्लेक को सुनाई देती है। हाउ, कैसे? द चिमनी स्वीपर्स क्राई, चिमनी साफ करने वाले की चीख। देखिए, आप चिमनी स्वीपर का जिक्र लिटरेचर में कई बार आता है, कई जगह आता है। आप जब चार्ल्स डिकेंस को पढ़ते हैं वहाँ चिमनी स्वीपर्स का जिक्र आता है, आप चार्ल्स लैम्ब को पढ़ते हैं वहाँ चिमनी स्वीपर्स का जिक्र आता है। कई जगह चिमनी स्वीपर्स की बात हुई है। चिमनी साफ करने के लिए जो रखे जाते थे उस वक्त, छोटे छोटे बच्चे, खासकर अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं,
उनको चिमनी साफ करने के लिए लगाया जाता था। चिमनी में वो आराम से घुस जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को चिमनी में घुसा दिया जाता था और फिर उनसे चिमनी साफ कराई जाती थी। बेचारे छोटी उम्र में अनाथ बच्चे, माँ बाप पहले ही नहीं है, खाने को मिल रहा है ना, पीने को ढंग से मिल रहा है, भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा और उनसे चिमनी साफ कराई जा रही हैं और उनसे कितने घंटे काम लिया जाता था। 14-14 घंटे उन बच्चों से काम कराया जाता था, चिमनी उनसे साफ कराई जाती थी और वो सांस के साथ उनके फेफड़ों में वो जो चिमनी का जो कालौच होती है, जो धुआं होता है, वो उनके सांस के साथ चला जाता था, तो उनकी कई बीमारियां हो जाती थी, उनको टीबी हो जाती थी उन छोटे छोटे बच्चों को। इतनी दयनीय स्थिति थी उन बच्चों की, अनाथ बच्चों की, जिनको चिमनी साफ करने के लिए लगाया जाता था। कितना उनका शोषण होता था, कितना उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, ये हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। तो उनकी दुर्दशा मतलब शब्दों से परे है, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की दुर्दशा। तो हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, हाउ कैसे, द चिमनी स्वीपर्स चिमनी साफ करने वाले की क्राई चीख, एवरी प्रत्येक, ब्लैकनिंग काले होते हुए, चर्च अपॉल्स चर्च को, अपॉल माने डराना, डराती है, हर काले होते हुए चर्च को डराती है। देखिए, जो अनाथ होते हैं बच्चे, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी चर्च की होती है, चर्च को उन्हें संभालना होता है। चर्च को इतना ज़्यादा दान मिलता है, डोनेशन मिलता है समाज से, और ये उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको वो भोजन दें, उनको संभालें, उनको रहने की व्यवस्था करें, उनको एजुकेशन की व्यवस्था करें। लेकिन अपनी इस जिम्मेदारी से वो मतलब बचते हैं और उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते। उस वक्त की बात हो रही है, आज की तो खैर स्थितियां अलग हैं। तो अब वो चर्च को उनकी चीखें डरा रही हैं। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, हर काले होते हुए चर्च को डराती हैं चिमनी स्वीपर्स की चीखें। उनकी चीखें इतनी भयानक हैं कि चर्च जिसको की व्यवस्था करनी थी उनके पुनर्वास की, या उनके रहन सहन की, या उनकी खाने पीने की, उनकी शिक्षा दीक्षा की, वो उसने नहीं किया और चिमनी साफ करने वाले बच्चों को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, कितना शोषण से उनको गुजरना पड़ा। उनकी वो चीखें इतनी भयावह हैं कि वो चर्च को भी डराती हैं। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साइन, तो देखिए अभी आपने देखा कि हर मनुष्य के चेहरे पर दुख है, परेशानी है, कमजोरी है। फिर हर छोटा बच्चा, मासूम शिशु, वो डर से चीख रहा है। फिर आपने देखा चिमनी स्वीपर्स की दुर्दशा, उनकी चीखें चर्च को भी डरा रही हैं। उनको देख के चर्च काला हो रहा है, ब्लैकनिंग चर्च उसको बोला है। फिर अब देखिए एक और व्यक्ति की दुर्दशा, एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स क्राई, हेल्पलेस बेचारा जो असहाय सोल्जर, सैनिक, उसकी साय, उसकी भी चीख है। देखिए पहले क्या होता था, अभी भी कई देशों में है कि कंपलसरी आपको सेना में अपनी सेवाएं देनी ही हैं, हर नागरिक को सेना में ज़रूर काम करना है। तो ये जो सैनिक हैं वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते हैं, कहीं भी युद्ध हो रहा होता है। आज भी जैसे युद्ध चल रहा है, रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाहे रूस की तरफ से सैनिक मर रहे हैं, चाहे यूक्रेन की तरफ से सैनिक मर रहे हैं। तो इधर से पुतिन उनको कह रहे हैं लड़ने के लिए, तो पुतिन के कहने पर लड़ रहे हैं रूस के सैनिक, और जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो ज़ेलेंस्की के कहने पर लड़ रहे हैं। तो जो सनक है ना, वो तो रूलर्स की होती है, चाहे इधर से पुतिन की है, उधर से ज़ेलेंस्की की है। लेकिन मर कौन रहा है? वो सैनिक मर रहे हैं। वो कहीं भी किसी भी देश में लड़ाई होती है तो मरते सैनिक हैं बेचारे, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो 18-18, 20-20 साल के जवान लड़के वो शहीद होके आते हैं। जब कॉफिन में आते हैं, ताबूत में उनकी डेड बॉडीज आती हैं, तो सोचिए क्या गुजरती है उनके घर वालों पर, उनके माँ बाप पे। तो ये मतलब कि ज़बरदस्ती है, एक
उनकी असहायता है कि वो बाध्य होते हैं लड़ने के लिए। कुछ लोग तो कुछ नेता लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना है कि साहब सेना में तो जाते ही मरने के लिए हैं। ऐसा नहीं है, मरने के लिए नहीं जाते, वो आपकी सुरक्षा के लिए जाते हैं। और सेना क्या, बाकी और काम भी तो कितने सारे करती है सेना। कहीं भी बाढ़ आ गई तो लगा देते हैं सेना को, कहीं भी भूकंप आ गया तो लगा देते हैं सेना को, हर जगह आर्मी को लगा देते हैं। तो अब चलिए वो बात अलग है। अब यहाँ पर आके देखते हैं लंदन में क्या है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई, और असहाय सैनिक की चीख वो भी उसको सुनाई देती है। रंस, वो मतलब दौड़ रही है, वो तैर रही है, वो कहाँ, इन ब्लड, खून में, डाउन पैलेस वॉल्स, जो पैलेस है जहाँ पर राजा रहता है, रानी रहती है, उस महल की दीवारों से खून बह रहा है। उस सैनिक का खून बह रहा है जो उस महल के राजा के कहने पर शहीद हुआ। उस सैनिक की चीख सुनाई दे रही है उन खून की बूंदों से जो उस महल की दीवारों से बह रही हैं। तो वास्तव में खून की बूंदें नहीं बह रही हैं, ये सिंबॉलिकल है कि जो महल बना है राजा का या रानी का, जो महल बना है उसमें उन सैनिकों का खून लगा हुआ है जो उस राजा रानी की खातिर शहीद हुए हैं। तो उन दीवारों से जैसे चीखें आ रही हैं उन सैनिकों की जो उन राजा और रानी की खातिर शहीद हुए थे। आज हम याद करते हैं सिकंदर को हम महान बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने सारी दुनिया को जीत लिया, और इस 18 वर्ष की अवस्था में उसने ये अचीव कर लिया, और 33 वर्ष की अवस्था में उसने सारी दुनिया को फतेह कर लिया। और उसके शान में हम कसीदे पढ़ते हैं। क्या सिकंदर ने फतेह किया था? नहीं, उन लाखों करोड़ों सैनिकों ने फतेह किया था जिनके नाम कहीं इतिहास में नहीं आते। तो वो सैनिक, उनकी चीखें, जिनके शहीद होने पर राजा लोग जीतते हैं, वो राजा जो महल में रहते हैं, उन महल की दीवारों में खून है उन सैनिकों का, और वो खून चीखता है, चीख चीख के पुकारता है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। अब देखिए एक और गंदी और ज़्यादा भयावह तस्वीर जो लंदन शहर की है। ये तस्वीरें तो आपने देखी, और अब सबसे ज़्यादा भयावह तस्वीर, बट मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा, थ्रू मिडनाइट, आधी रात में, स्ट्रीट्स, आधी रात की गलियों में से होकर, आई हियर, मैं सुनता हूँ, एक चीख और है जो मैं सुनता हूँ। वो चीख किसकी है? हाउ, कैसे, द यूथफुल हार्लट्स कर्स, द यूथफुल, युवा, छोटी छोटी लड़कियाँ, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको उनके घर से उठा लिया जाता है, या फिर जिनकी बच्चियों के माँ बाप नहीं हैं, अनाथ बच्चियाँ हैं, उनको बाध्य किया जाता है अपना शरीर बेचने के लिए। ये समाज की सबसे गंदी तस्वीर है, सबसे भयावह तस्वीर है, और ये तो अनंत काल से होता आया है। इसको दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन कहा जाता है। तो देखिए, हाउ द यूथफुल हार्लट्स कर्स, हाउ, कैसे, द यूथफुल, जो युवा है, यंग है, हार्लट, वो स्त्री जो शरीर बेचती है, उसकी कर्स, उसका अभिशाप, उसकी गाली, वो भी चीख रही है, वो श्राप दे रही है। ब्लास्ट मीन्स श्राप देती है, गाली देती है। किसको? द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, ब्लास्ट माने नष्ट कर देना होता है, श्राप दे देना होता है। किसको दे रही है? द न्यू बॉर्न, जो हाल ही में पैदा हुआ है, इन्फेंट, शिशु, उसके टीयर, उसके आंसुओं को। तो ये जो शिशु है, ये उस महिला का बच्चा है। देखिए, इन महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनके पिता के नाम तो होते नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं होता कि वो बच्चा आखिर है किसका। तो ये जो बच्चे हैं उन माँओं की जिम्मेदारियां होती हैं,
और ये बच्चा जब रो रहा है तो माँ तो चाहे भाई किसी भी, भले ही वो देह व्यापार से जुड़ी हुई है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। उसका बच्चा जब रोता है तो उसको तकलीफ़ तो उतनी ही होती है। वो श्राप दे रही है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो बच्चा पैदा हुआ है, जिस तरीके से वो बच्चा पैदा हुआ है, वो उसके लिए और ज़्यादा पीड़ादायक है माँ के लिए। वो बच्चा रो रहा है, क्या करे वो उस बच्चे के लिए। जब हमारे घरों में बच्चा रोता है तो हमारे साथ हमारे पति होते हैं, घर के लोग होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, बच्चे को खिलौना देते हैं, बच्चे को हिलाते हैं, पालने में झुलाते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको चुप कराते हैं, प्यार करते हैं। बच्चा कितने नाज़ों से पाला जाता है घरों में जो बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये बच्चा तो इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। बच्चा इस दुनिया में आया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया वो, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो बच्चा आया है तो बच्चा रो रहा है जैसे बाकी बच्चे रोते हैं। लेकिन उसकी परिस्थिति देखिए कि वो एक ऐसी माँ का बच्चा है जो उसको ना उचित भोजन देती सकती है, ना उचित तरीके से उसका पालन पोषण कर सकती है, ना उचित तरीके से उसको शिक्षा दीक्षा दे सकती है। मतलब उस बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। तो अब जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, मजबूर होता है, तो क्या निकलता है उसके मुंह से? श्राप निकलता है, गालियाँ निकलती हैं। तू पैदा ही क्यों हुआ था? इस तरीके से वो महिला कहेगी, वो जो माँ है उस बच्चे की। तो वो श्राप देती है उस रोते हुए बच्चे को, उसको, उसके आंसुओं को। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स, एंड ब्लाइट्स, और ब्लाइट माने होता है काला कर देना, अंधेरा कर देना, नष्ट कर देना, श्राप दे देना। तो वो गालियाँ देती है, वो श्राप देती है विद प्लेग्स। प्लेग्स मतलब बीमारियाँ लग जाएं, मौत आ जाए, बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए, है ना। प्लेग तो बीमारी होती है, तो वो गालियाँ दे रही है, कह रही है सत्यानाश हो जाए। द मैरिज हर्स, मैरिज मीन्स शादी। हर्स, वो हर्स क्या होती है? वो गाड़ी होती है जिस पर के कॉर्प्स यानी कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो ले जाई जाती हैं। तो ये एक ऑक्सीमोरोन भी है, मैरिज हर्स, यानी शादी की जो अर्थी है, शादी की जो अर्थी है उसको वो गालियाँ देती है। देखिए, शादी करके भी बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों को कितना सम्मान मिलता है, कितना प्यार दुलार मिलता है। तो अब ये जो महिला है, इसकी शादी नहीं हुई है, इसके पास बच्चा है, तो ये उस शादी की अर्थी को गालियाँ दे रही है कि मतलब उसको, उसका मतलब उसके पास बच्चा है, जो कि नॉर्मली शादी के बाद होते हैं लोगों के पास, और शादी इसकी हुई नहीं। तो उस शादी के बंधन को वो गालियाँ दे रही है, उसकी अर्थी निकाल रही है कि अर्थी निकल जाए उस संस्था की, मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन को वो गालियाँ दे रही है कि मौत आ जाए उसको, जो मैरिज संस्था है। तो मतलब निराश होकर दे रही है ना कि उसको इस प्रोफेशन में आना पड़ा और उसकी ये कंडीशन हुई, उसकी ये दुर्दशा हुई। तो वो जो श्राप दे रही है, वो मैरिज इंस्टीट्यूशन को श्राप दे रही है कि सबका सत्यानाश हो जाए उन लोगों का, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग वो हैं जो कि जिनके बच्चे यहाँ हैं, यानी जो पिता हैं इन बच्चों के, वो खुद शादी करके अपने घरों में सम्मान का जीवन जी रहे हैं, आराम का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनसे पैदा हुए जो बच्चे हैं वो इन बेचारी असहाय माँओं के पास हैं। वो बच्चे रो रहे हैं और वो माएँ उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो कितनी भयावह तस्वीर है ये लंदन शहर की। और लंदन शहर, वो देश जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उस वक्त सारी दुनिया पर जिसका राज था, उस देश के राजधानी लंदन का ये हाल है, ये दुर्दशा है। तो ये विलियम ब्लेक का एक आप सटायर कह सकते हैं कि लंदन जिसको कि बहुत प्रॉस्पेरस, बहुत समृद्ध शहर माना जाता है, उसकी ये दुर्दशा है। तो ये पोएम यहाँ समाप्त होती है। ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।